Hello students, now today we will start class 11th biology. Class 11th biology chapter 8. चैप्टर 8 के मैं ऑलरेडी बिफोर टाइम में 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ. नाउ पार्ट 3 है ये चैप्टर 8 का. बिकॉज अपना फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए मैंने क्लास 12 के वीडियोस को जो है रोक कर और पहले मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वाले चैप्टर अपलोड कर देती हूँ, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि मैम आपने चैप्टर 8 कंप्लीट नहीं किया है, चैप्टर 9 भी नहीं डाला अभी तक, जो फर्स्ट टर्म में अपना आने वाला है इन दिस सेशन में. बिकॉज इन दिस सेशन CBSE ने सम चेंजेस किए हैं, जिनमें उसने फर्स्ट टर्म में चैप्टर 9 तक इसको फर्स्ट टर्म में लिया है. ठीक है ना. सो टुडे वी विल स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल. बिकॉज बिफोर टाइम अपन प्रोकैरियोटिक सेल तक कंप्लीट कर चुके थे. तो यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल आप वैसे तो फैमिलियर हैं, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब. और जब मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, आपको याद हो तो, उस टाइम पर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड करके अपन ने डिस्कस किया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम में से ओनली मोनेराज ही जो है वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. इसके अलावा जितने भी हैं प्रोटिस्टा जितने भी किंगडम हैं 4, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये ऑल जो 4 किंगडम्स हैं ये किस में इंक्लूडेड हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूडेड हैं. या इन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं. अब अपन सेल ऑर्गेनेल्स के बेस पर यूकैरियोटिक सेल्स के की इंफॉर्मेशन आई थिंक अब मुझे बताने की नीड नहीं है ज़्यादा, कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, इसमें अपन देखते हैं डायरेक्टली सेल ऑर्गेनेल्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए. सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें उससे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, प्लांट सेल और एनिमल सेल को. वैसे आप जूनियर क्लासेस से बहुत अच्छे से पढ़कर आ रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, बट अब हम 11th में आ गए हैं तो थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा. प्लांट सेल एनिमल सेल में आपको मालूम है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. ओके, नाउ अब अपन देखें कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. और एक चीज़ और अपन यहाँ पर देखें, प्लास्टिड्स. जो प्लास्टिड्स हैं ये भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं. जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, मतलब ये पिगमेंट को कैरी करते हैं और कहना चाहिए अपने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स, इन ऑल्सो इनको स्टोर करके रखने, फैट को स्टोर करके रखने का काम ये करते हैं. कौन, प्लास्टिड्स. ओके, ये तो हो गई अपनी डिफरेंस की बात इन सेल ऑर्गेनेल्स की. अब अपन डायरेक्टली आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर. सेल मेम्ब्रेन है ना. सेल मेम्ब्रेन की वैसे तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिस्कवरी ली हैं. लॉट ऑफ साइंटिस्ट के नेम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी को लेकर, बट 1935 में अपन देखें 2 साइंटिस्ट का नेम आता है, डेवसन डनली. ये जो साइंटिस्ट हैं इनके मॉडल का नेम है सैंडविच मॉडल. सैंडविच मॉडल इन्होंने
दिया था, किसके रिस्पेक्ट में दिया था? सैंडविच मॉडल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ मैं। अब आता है अपना कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किन्होंने कहा था? इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जिनके अपन ने यहाँ पर नेम लिखे हैं, डेप्सन और डैनियल ने, ठीक है भाई। अब ही सेड दैट फॉस्फोलिपिड्स these are present between the layers of globular protein because that time टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, सो इन मॉडल को वाइडली जो है कहना चाहिए मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। बट नाउ टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लॉट ऑफ मॉडल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं, और बट अपनी एनसीईआरटी में एक नेम आता है 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था, बोथ साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इन्होंने जो है प्रपोज्ड किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस मॉडल। इसके पहले सेल मेम्ब्रेन के अपने को कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन को वी कैन से बाय लिपिड लेयर, मीन्स लिपिड को टू लेयर मतलब जो मीन्स लिपिड को टू लेयर आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और इस लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसीलिए अपन इसको कह देते हैं फॉस्फोलिपिड्स, है ना। अब आता है अपना ऑल्सो प्रेजेंट प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। नाउ डेप्सन और डैनली ने भी जो है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, और सिंगर ने भी और निकोलसन ने भी क्या बताया था? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में अपने को बताया था, किसके रिस्पेक्ट में? सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, ओके। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हियर पोलर हेड और जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और नॉन पोलर हेड, तो ये अपन यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में जब बताया था तो भाई स्ट्रक्चर में पोलर मतलब हेड होता है। अब एक अपन थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, आप देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, कि भाई यहाँ पर इस तरह से तो अपन उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ऐसे कर लेते हैं कि ये तो उसका हेड होता है, ठीक है ना, ये टेल ले लेते हैं यहाँ, ये हेड, इस तरह से आपकी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 131 पर जो है इसी तरह का एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया हुआ है 8.4 नंबर फिगर में, इस तरह से। तो ये तो इसका पोलर हेड हो जाता है, और ये इसकी टेल हो जाती है। तो ये तो होता है पोलर एंड, और ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर हेड और नॉन पोलर हेड। अब जो पोलर हेड होता है ये तो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ लिखती हूँ मैं, आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी। ये टेल है इसकी, और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक होती है, और नॉन पोलर एंड होता है ये इसका, और जो हेड है इसका ये पोलर हेड होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब आता है अपना कि इट इज़ द कार्बन चेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, अपने को मालूम है, आपकी बुक में देखो बाई लिपिड ब्लू और पिंक कलर से आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इस तरह से। अपन इतना अच्छा तो डायग्राम बना नहीं सकते ना, तो मैं आपको एनसीईआरटी शो कर देती हूँ कि ये जो है बाई फॉस्फोलिपिड की लेयर है, एक तो ब्लू है और एक पिंक है। तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स, सो वी आर कॉल्ड बाईलिपिड लेयर, है ना। अलोंग विद दिस फॉस्फोरस एंड शुगर भी प्रेजेंट होती है।
फॉस्फोरस भी यहाँ पर प्रेजेंट है और ये शुगर भी प्रेजेंट है। देखिए आप यहाँ पर ये शुगर यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपने को कि भाई कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, हो सकता है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी आप देखेंगे जो ब्लू लेयर है लिपिड की, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी दे रखा है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें लेकिन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बॉडी पार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स या सेल ऑर्गेनेल्स टू सेल ऑर्गेनेल्स भी वेरी कर सकती है ना। इसलिए अपन नहीं कह सकते ये कि कंपोजिशन सेम होगा। अब अपन तीसरी चीज यहाँ पर देखते हैं कि जो चैनल्स की तरह यहाँ पर अपन कहाँ पर थे, फॉस्फोरस और शुगर प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है और ये बैरी भी कर सकती हैं ये सब चीज़ें। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ शो कर दिया है। अब प्रोटीन की बारी आती है, तो प्रोटीन भी यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। एक तो पेरिफेरल प्रोटीन जो आपको यहाँ फिलामेंटस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। ये 2 टाइप के प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और चैनल की तरह वर्क करते हैं। आपको यहाँ पर एक्चुअली दिख रहा होगा जो है इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर बने हुए हैं बीच में, डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ दिख रही है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, जो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स को अपने में से ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। ये अपने को डायग्राम से ही शो हो रहा है ना, ज़्यादा अपने को डीपली जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि पेरिफेरल प्रोटीन, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड का जो कंपोजिशन है प्रोटीन का और फॉस्फोलिपिड्स का, वो जो है सेल ऑर्गेनेल्स टू सेल ऑर्गेनेल्स या बॉडी पार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स, जो है सेल टू सेल ये वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर लें आरबीसी, जो अपनी सेल्स होती है ना रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये जो आरबीसी में जब अपन देखें स्टडी किया तो अपन ने देखा उसमें जो कंपोजिशन था ना, जो फॉस्फोरस का तो था 52%, है ना, प्रोटीन का सॉरी, और फॉस्फोलिपिड्स का था 46%। तो मतलब इस तरह से ये वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है वही हर जगह होगा, नहीं, ये सेल टू सेल डिपेंड करता है। इन टेल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, किन टेल्स के बीच में, जो अपनी ये टेल्स प्रेजेंट है। इस तरह से यदि मैं पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक बना दूँ ना इसका, तो आप देखेंगे इस तरह से ये जो चेन बनती जाती है इसकी पूरी, आप जब अपन ये पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम बनाते हैं, तो इन जो अपने को ये टेल रीजन है ना, इस टेल रीजन में एक WWF मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो यहाँ पर प्रेजेंट थे, जो इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था पेरिफेरल प्रोटीन का, है ना, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं जो है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बट वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प नहीं करते मूवमेंट में, है ना, वाटर के लिए सॉल्युबल नहीं होते ये। हियर 2 टर्म्स आते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल, परमिएबल, और दूसरा सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा सा, सब आपकी बुक में दिया हुआ है। इनमें डिफरेंस क्या है अपने को, तो व्हेन पोर्स की हेल्प से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, ये अपने को पता है भाई, अपनी स्किन है, यहाँ से अपने जो है पसीना बाहर भी आता है ना, ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं अपन स्किन पर, वो अंदर भी जाता है। ऐसे ही ये मेम्ब्रेन है, तो क्या होता है इसमें भी, व्हेन पोर की हेल्प से जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेम्ब्रेन बना दी मैंने यहाँ पर, इसके आउटसाइड में लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरह के कुछ इस तरह के। अब ये सभी को तो अपने अंदर नहीं जाने देगी, कुछ इसको डैमेज भी कर सकते हैं अंदर जाकर, इसकी ज़रूरत ही क्यों है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना किसी भी ऑर्गेनेल्स को, सेल्स को, तो ये सभी को अलाउड नहीं करती इनसाइड में जाने के लिए।
कुछ का साइज भी एक जैसा हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है दोनों का साइज एक साथ है तो वो उसके अंदर जाने दे, नहीं जाने देगी। इट मीन्स क्या होगा, बट मेम्ब्रेन इनसाइड में जाने के लिए सभी को अलाउड नहीं करेगी, भले वो इसके पोर में फिट आ रहे हों या नहीं आ रहे हों ये मॉलिक्यूल्स, है ना। सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अपन ने यहाँ पर बोथ साइंटिस्ट ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है ना, मीन्स ना तो वो बहुत थोड़ा सा जेली लाइक होता है, इट मीन्स वो जेली लाइक जो है नेचर होता है इसका, जिसकी वजह से मीन्स सेमी या पार्शियल फ्लूइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये पोलर हेड है जो क्या है, लिपिड है, बिकॉज उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स की भी अपन ने यहाँ पर 2 कैटेगरी की बात की थी, है ना, डिवाइड करते हैं यहाँ पर। इन्होंने दूसरे तरीके से डिवाइड किया था, इंट्रिंसिक इनसाइड में और एक्सट्रिंसिक आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ये लूजली अटैच्ड होते हैं, वाइल इंट्रिंसिक जो फॉर्मली अटैच्ड होते हैं हो सकते हैं। एंड प्रोटीन की मूवमेंट भी 2 टाइप से होती है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप नेम आता है एक इसके लिए, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, और दूसरा मीन्स और सेकंड होता है ट्रांजिशन। फर्स्ट तो होता है क्या, फ्लिप फ्लॉप, और सेकंड होता है ट्रांजिशन। 2 टाइप से होता है ना इनमें मूवमेंट। तो जब भी कोई प्रोटीन बोथ लेयर के थ्रो मूवमेंट करता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब कि जो अपने को यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपन ने डायग्राम बनाया ना, इट मीन्स वो क्या करता है, एक लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, तब तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नाउ बट इफ स्पेसिफिक लेयर के अंदर ही ये मूवमेंट करता रहता है ना, तो उसको बोलेंगे देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट। क्लियर बच्चों, है ना। तो ये ना तो लिक्विड ही होता है ना सॉलिड ही होता है, थोड़ा सा कैसा होता है इसका नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, जेली लाइक होता है, इट मीन्स इट्स अलाउड टू द लेटरल मूवमेंट टू द प्रोटीन विद इन द बाइलेयर। इससे पता चलता है कि फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। सो बच्चों ये अपना हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अलोंग विद दिस यहाँ पर अपने को एक चीज़ और डिस्कस करनी पड़ेगी, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको डिफरेंस कई बार लिखने के लिए आ जाता है या फिर उनमें ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है आपसे। तो क्या है ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी देख लेते हैं यहीं पर। इफ किसी में एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को अपन देखें तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या दे रखा है आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है मीन्स कि थोड़ा सा और मैं डीपली बताना चाहूँ इसको कि जो एक्टिव किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड कहना चाहिए अपने को, मे बी किसी सेल के अंदर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लॉट ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो स्टिल उसको मॉलिक्यूल की नीड होगी, तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स जब कोई सेल है इसके अंदर मीन्स हायर कंसंट्रेशन है, इसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें लोअर कंसंट्रेशन है, तो जब भी इनमें मूवमेंट होगा कैसा होगा, लोअर टू हायर होगा, और लोअर टू हायर होगा तो इट मीन्स ये कैसा हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसके लिए फिर उनको किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है,
और वो एनर्जी किससे मिलती है इनको, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना। अब ये आया अपना फॉर एग्जांपल अपन यहाँ ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये मूवमेंट कराता है मॉलिक्यूल्स की, बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अपोजिट यदि अपन बात करें कि हायर टू लोअर हो रहा है, मतलब हायर टू लोअर हो रहा है यदि जो है मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन, तो उस टाइम पर एनर्जी की भी नीड नहीं होगी, है ना, एटीपी नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है, और एटीपी भी नहीं चाहिए, नीड नहीं है इसकी। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अकर्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, एग्जाम्पल अपन ने ले लिया सोडियम पोटेशियम पंप। पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसके अपोजिट में, दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर occurs without any expenditure of energy. Okay, active transport, it can occur even against concentration gradient. Passive transport, it occurs only following the concentration gradient. थर्ड पॉइंट अपन मेंशन कर सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में, इट अकर्स रैपिडली, बिकॉज अपन यहाँ एनर्जी की नीड एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना, तो रैपिडली होगा ये जो है ट्रांसपोर्टेशन, बट यहाँ पर एनर्जी नहीं है, इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट इट अकर्स स्लोली। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ अफेक्टेड बाय एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइनाइड एंड कोल्ड टेम्परेचर, मतलब इसके ये अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अवेलेबल ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ऑल्सो, है ना, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑक्सीजन और जो है टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी से, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट। कल अब अपन लेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, थैंक यू बच्चों।